और तब जाकर श्री बाबू के नेहरू के समक्ष दिए गए धरने के बाद जाके आगे बढ़े तो श्री बाबू ने अपना पूरा बदन उस तपती हुई कड़ाही के ऊपर कर दिया, जिससे वो लठैत महंत जिसने अपनी लाठी के दम पर पूर्वांचल की धरती से लेकर समूचे छोटा नागपुर के पठार तलक बरतानिया हुकूमत की नाक में दम करके रख दिया था, नाम तो याद ही होगा आपको। आखिर 21 अक्टूबर 1887 के रोज मुंगेर जिले के माउर गांव में जन्म लेने वाले श्री बाबू ने पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान ही तो पहली दफा बगल के बंगाल से बहती हुई बगावत की बारूदी बयारों को अपने मन के कोरे कागज पर कुछ गढ़ने की अनुमति प्रदान की थी। श्री अरविंद जैसे बगावत के पुजारियों से गरम दल की बगावत का ककहरा सीख कर ही तो स्वतंत्रता आंदोलन के पहले अध्याय को आत्मसात करने का प्रयास किया था श्री बाबू ने। गांधी से तो पहली दफा मुलाकात उनकी 1916-17 के दौरान बनारस हिंदू कॉलेज के प्रांगण के भीतर हुई थी। ये बात और है कि बापू के साथ हुई उस पहली मुलाकात का श्री बाबू के मानस पर कैसा असर पड़ा था, इसे समझना हो तो 1921-22 के दौर में मुंगेर जिले के गली नुक्कड़ चौक चौराहों की फिजाओं को टटोलना पड़ेगा आपको, जिन चौराहों पर एक खबर मानो जंगल में आग की तरह फैल रही थी कि अरे वो जो 5-6 बरस से समूचे मुंगेर में मशहूर वकील आए थे नए नए, उन्होंने बापू के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने के लिए अभी ही इतनी कम उम्र में वकालत से संन्यास ले लिया है। और अब ये बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी कि मुंगेर के उस सबसे मशहूर वकील का नाम श्री कृष्ण सिन्हा यानी श्री बाबू था। वो श्री बाबू जिनकी मशहूरियत का दायरा शायद आने वाले वक्त में भी कभी मुंगेर के दायरे को पार ही न करता, अगर पूर्वांचल की सरजमी से आने वाले उस लठैत महंत का पदार्पण श्री बाबू की जिंदगी में ना होता। वो लठैत महंत जिसने अपनी लाठी के दम पर पूर्वांचल की धरती से लेकर समूचे छोटा नागपुर के पठार तलक बरतानिया हुकूमत की नाक में दम करके रख दिया था, नाम तो याद ही होगा आपको, सहजानंद सरस्वती। वही सहजानंद सरस्वती जिनके तत्वाधान में संचालित संयुक्त किसान सभा ही वो पहला मोर्चा बना था जिसके भीतर श्री बाबू को न सिर्फ बिहार के प्रादेशिक स्तर की सियासी भूमिकाएं निभाने का अवसर प्राप्त हुआ, बल्कि इसी संगठन के भीतर निभाई गई श्री बाबू की शानदार सियासी उपलब्धियों का ही वो कमाल था, जिस कमाल के चलते चंद महीनों के भीतर श्री बाबू को बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से एक आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ, जिसका जवाब स्वाभाविक रूप से श्री बाबू को हाँ में ही देना था, जो उन्होंने दिया। मगर यकीन करिए हमारा, जितना स्वाभाविक और सामान्य था श्री बाबू का प्रदेश कांग्रेस समिति को दिया हुआ हाँ में जवाब, उतना ही अस्वाभाविक और असामान्य होने वाला था इस एक जवाब के बाद श्री बाबू के सियासी सफरनामे का वो मोड़, जिस मोड़ से गुजरने वाली डगर हमें लेकर जाती है बरस 1931 में गढ़पुरा की ननुआ मिट्टी के उस ढेर के बीचों बीच, जहां बैठकर श्री बाबू ने बापू के नमक सत्याग्रह में सहभागिता के तौर पर ननुआ मिट्टी से नमक बनाकर बरतानिया हुकूमत का नमक कानून तोड़ा था। सुनने में बहुत सरल सहज लगा होगा ना ये प्रसंग, बरतानिया हुकूमत का नमक कानून तोड़ दिया ननुआ मिट्टी से नमक बनाकर। हमारी और आपकी हैसियत नहीं है उस कुर्बानी को समझने की जो कुर्बानी दी थी उस दिन श्री बाबू ने 2 ढेली नमक बनाने के लिए। दरअसल हुआ क्या था, जिस वक्त श्री बाबू अपने साथियों के साथ नमक सत्याग्रह के तौर पर ननुआ मिट्टी से नमक बना रहे थे, उसी दौरान वहां गोरों की पुलिस आ धमकी, जिस पुलिस का एको हम द्वितीय नास्ति मकसद यही था किसी तरह यह नमक सत्याग्रह अधूरा रह जाए। और इसका सबसे आसान तरीका पुलिस के पास था, जिस पात्र में नमक बनाया जा रहा था उस पात्र को नष्ट कर दो, जिससे नमक बन ही ना पाए। तो जब नमक बनेगा नहीं तो कैसा नमक सत्याग्रह। मगर वक्त से पहले ही पुलिस के इन बद इरादों को श्री बाबू ने भांप लिया और इसके बाद श्री बाबू ने नमक के उस पात्र को पुलिस से बचाने के लिए
मतलब क्या कहूं मैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। एक लोहे की बड़ी सी कड़ाही थी जो भट्टी पे उबल रही थी, नीचे कोयले की धकती हुई भट्टी के ऊपर लोहे की कड़ाही जिसमें पानी उबल रहा था, सैकड़ों सेंटीग्रेड का तापमान था उस लोहे की कड़ाही का। मगर जब बरतानिया हुकूमत के पुलिस के सिपाही उस कड़ाही को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े तो श्री बाबू ने अपना पूरा बदन उस तपती हुई कड़ाही के ऊपर कर दिया, जिससे पुलिस के सिपाही उस कड़ाही को छूने ना पाए। कल्पना कर रहे हैं आप, तपती हुई लोहे की कड़ाही के ऊपर अपना समूचा बदन रख दिया था। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि जब बापू को इस बाबत खबर मिली तो खुद बापू की आंखों में आंसू आ गए और बापू ने तब श्री बाबू को बिहार का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करार देते हुए मुक्त कंठ से भूरी भूरी प्रशंसा के गीत गाए थे श्री बाबू के लिए। मगर अचरज की बात यही है कि 1931-32 में जो बापू श्री बाबू की प्रशंसा के गीत गाते हुए नजर आते हैं, वही बापू बरस 1937 के भारत अधिनियम के बाद हुए बिहार चुनावों के बाद जब बिहार के प्रीमियर चुनने की बारी आती है तब श्री बाबू का साथ नहीं देते हैं, बल्कि खुद राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखते हुए अनुग्रह बाबू का साथ देते हैं। यह बात और है कि बापू के अनुशंसा पत्र के बावजूद बिहार विधानसभा के भीतर दरभंगा महाराज, गणेश दत्त सिंह और सहजानंद सरस्वती जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के समर्थन के चलते श्री बाबू को ही बतौर प्रीमियर चुना गया। फिर दौर 1940 का आता है और द्वितीय विश्व युद्ध के मसले पर जब तमाम कांग्रेसी मुख्यमंत्री अपने अपने सूबे के पदों से इस्तीफा दे रहे थे, तब श्री बाबू ने भी बापू के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अपने पद से इस्तीफा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। करीब 4 बरस कारागार में गुजारे। फिर बरस 1945 में जब तमाम कांग्रेसी नेताओं की रिहाई हुई, तब रिहा होने वाले नेताओं की कतार में भी श्री बाबू शुमार हुए। फिर 1946 में अंतरिम सरकार के चुनाव हुए, जिन चुनावों के भीतर भी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विजयी हुई और श्री बाबू को दोबारा बतौर कांग्रेस प्रीमियर चुना गया। और फिर इसके बाद तो 15 अगस्त 1947 का वो स्वतंत्रता का नवमंगल प्रभात आया, जिस प्रभात के सूर्य का उजाला बिहार के लिए उतना चमकीला नहीं था। समूचा देश 15 अगस्त 1947 के बाद आजादी के सूरज को सलाम जरूर कर रहा था, मगर बिहार के लिए यह सूरज दाग दाग उजाला लेकर आया था। चूंकि अभी आजादी का जश्न थमा भी नहीं था कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर मातम पसर गया। चूंकि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था जिनके कंधों पर थी, उन्हीं कंधों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाने से इनकार कर दिया था। बिहार पुलिस के भीतर विद्रोह हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने शस्त्रागार सरीखे तमाम अहम दफ्तरों पर कब्जा जमा लिया था। परिस्थितियां इतनी अनियंत्रित हो चुकी थी कि दिल्ली में बैठे तमाम आला नेता पटना के भीतर समूचे बिहार की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे श्री बाबू को लगातार यही समझाइश दे रहे थे कि किसी तरह बिहार पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए। मगर व्यवस्था को चुनौती देते किसी भी तंत्र के सामने घुटने टेकने से बिहार केसरी ने साफ तौर से इनकार कर दिया। श्री बाबू की ओर से बिहार पुलिस के इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना का सहारा लिया गया और खाकी की इस आत्मशक्ति और सेना की इस ताकत के आगे जल्द ही विद्रोहियों ने घुटने टेके और बिहार के भीतर प्रशासन सामान्य हो सका। मगर इस सामान्य हो सके प्रशासन के हो सकने के पीछे जो अद्वितीय साहस था श्री बाबू के प्रशासनिक कौशल का, उसके कसीदे उस रोज पटना से लेकर दिल्ली तक पढ़े जा रहे थे। लोगों ने कहा यह सरदार पटेल का वर्जन 2.0 है, यानी समाज के लिए समस्या का सबब बन रहे अपराधियों के लिए उतना ही बेरहम। मगर यकीन करिए हमारा, ऐसा कहने वालों ने भी कभी ख्वाब में नहीं सोचा रहा होगा सितंबर 1953 के श्री बाबू के उस अवतार के बारे में, जिस अवतार ने बिहार ही नहीं समूचे हिंदुस्तान की नींदें उड़ा दी थी। दरअसल सितंबर 1953 में बिहार की धरती पर आगमन हुआ था आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का, जिस आंदोलन के तहत आचार्य जी बिहार के अलग अलग गांवों के दौरे कर रहे थे। और अपने इसी दौरे के दौरान आचार्य जी जा पहुंचे बाबा बैद्यनाथ के दरबार में,
जहां पहुंचते ही उन्हें भान हुआ सदियों से निभाई जा रही बाबा बैद्यनाथ के मंदिर की एक कुप्रथा का, जिसके तहत बाबा के निरीह भक्तों को बाबा के दर्शन करने से वंचित कर दिया जाता था, सिर्फ इस नाते कि उन्होंने सवर्ण जाति में जन्म नहीं लिया है। वो दलित, वंचित, शोषित जाति से ताल्लुक रखते थे। सिर्फ और सिर्फ उनकी जाति के इसी मानदंड के आधार पर एक बड़ी आबादी को बाबा के दर से यूं नाउम्मीद वापस कर दिया जाता था। जाहिर सी बात है, बापू के आदर्शों में रचे बढ़े आचार्य जी को जब इस बाबत जानकारी हासिल हुई तो आचार्य जी ने इसका विरोध किया। बाबा बैद्यनाथ के पंडों से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, अपने तर्कों से पराजित करने की कोशिश की। मगर जब आचार्य जी के तर्कों से पराजित होने के बावजूद पंडों ने आचार्य जी की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो आचार्य जी ने महात्मा गांधी के उसी अमोघ ब्रह्मास्त्र का संधान किया जिसके आगे बरतानिया हुकूमत भी घुटनों पे आ जाती थी। आचार्य जी ने बाबा बैद्यनाथ के पंडों के खिलाफ अनशन किया, हड़ताल पर बैठे, धरना दिया। मगर हैरत होगी आपको यह जानकर कि जिस अनशन के सामने बरतानिया हुकूमत घुटनों पे आ जाती थी, उस अनशन के सामने बाबा बैद्यनाथ के पंडों ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। और महज इतना ही नहीं, एक रात तो पानी सर के ऊपर से तब चढ़ गया जब बाबा बैद्यनाथ के पंडों के द्वारा शांतिपूर्वक किए जा रहे धरने के दौरान आचार्य जी पर लाठियां बरसाई गईं, उन्हें मारा गया, पीटा गया। आचार्य विनोबा भावे को, जिनकी पुकार के आगे हिंदुस्तान के सैकड़ों डाकू भी सर झुका देते थे, उनके साथ हुई इतनी बड़ी बदसलूकी के बाद जाहिराना तौर से सवाल बिहार की सत्ता के सिंहासन पर बैठे श्री बाबू से पूछे जाने चाहिए थे, जो पूछे गए। और इसके जवाब में श्री बाबू ने जो किया उसका अंदाजा बाबा बैद्यनाथ के पंडों को दूर दूर तलक नहीं था। क्योंकि समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए श्री बाबू ने बाबा बैद्यनाथ के पंडों को चुनौती दे डाली कि वो आचार्य जी की इन बातों का अक्षरशः पालन करें, अन्यथा दलितों को संविधान प्रदत्त अधिकार दिलवाने के लिए वो खुद दलित समाज के साथ बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में पूजा करेंगे और उन्हें ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री के ऐसे खुले ऐलान के बाद हलचल तो मचनी थी जो मची। हजारों की तादाद में पंडे बिहार की सड़कों पर उतर श्री बाबू के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने लगे कि किस तरह सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर श्री बाबू उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। जाहिराना तौर से श्री बाबू के खिलाफ हो रहे इस दुष्प्रचार का असर कुछ लोगों पर पड़ा भी, मगर इसका असर जब बहुत दूर तलक जाते पंडों ने नहीं देखा तो पंडों ने दूसरा रास्ता अपनाया श्री बाबू को दबाव में लाने के लिए। और वो दूसरा रास्ता था श्री बाबू के कंधों को सहारा दे रहे हाथों को ही अपने हाथ से जोड़ लो। मायने समझ नहीं आए। पंडों ने बिहार कांग्रेस के तमाम आला बड़े नेताओं को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर श्री बाबू के खिलाफ उनकी अपनी कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों को इस कदर खड़ा कर दिया कि श्री बाबू के लिए भी अपने इस फैसले पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो गया था। मगर फिर भी अपनी पार्टी के नेताओं का विरोध सहते हुए, अपनी कुर्सी पर खतरा देखने के बावजूद श्री बाबू अपनी इस चुनौती पर जब टिके रहे, तब पंडों ने श्री बाबू को दबाव में लाने के लिए उस तरकीब का इस्तेमाल किया जिस तरकीब के आगे अंगद के पांव भी डोल जाया करते हैं। और उस तरकीब को अमली जामे में पहनाने के लिए हजारों की तादाद में पंडे जा पहुंचे श्री बाबू के पैतृक गांव माउर। और वहां श्री बाबू के माता पिता, उनके भाई बंधु, पत्नी, बच्चों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे कि आपका बेटा, आपका पति आज मुख्यमंत्री है तो अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा। हम हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना करते हैं, अपने बेटे, अपने पति को समझा लीजिए, मुख्यमंत्री की ताकत का इस्तेमाल कर कृपया हमारा धर्म भ्रष्ट ना करे। जिसके बाद पंडों के लाए भावनात्मक उबाल के चलते श्री बाबू का अपना परिवार, उनके अपने माता पिता, उनकी अपनी पत्नी, उनके अपने बच्चे उनके खिलाफ खड़े हो गए। पंडों के समर्थन में इस कदर लामबंद हो गए
कि श्री बाबू के खुद के पिता उनको आदेश देने लगे कि अपनी इस चुनौती को वापस ले लो। यकीन करें आप, ये बहुत मुश्किल होता है जब आपका अपना परिवार, आपके अपने पिता, आपकी अपनी पत्नी आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको उनसे मुकाबला कर अपने निर्णय पर टिके रहना हो। मगर 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 हालातों के आगे, दबाव के आगे जो घुटने टेक दे वो बिहार केसरी नहीं हो सकता है। श्री बाबू इन तमाम दबावों के बावजूद अपने निर्णय पर न सिर्फ टिके रहे बल्कि तय तारीख के रोज विनोदानंद झा जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ करीब 700 दलित समाज के व्यक्तियों को साथ ले बाबा बैद्यनाथ के दरबार के सामने जा पहुंचे। जाहिराना तौर से पंडों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया, खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, मंदिर के कपाट बंद कर लिए, कई स्थानों पर मारपीट जैसी खबरें भी सामने आईं। मगर जब खादी की आत्मशक्ति के साथ खाकी का पहरा लगता है तो बड़े से बड़े उन्मादी भी शांत होने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ये उस दिन पूरे हिंदुस्तान ने देखा जब एक झटके में सदियों से बदस्तूर जारी एक कुप्रथा को एक मुख्यमंत्री के दृढ़ संकल्पित साहस ने धूल धूल कर दिया। श्री बाबू के उस रोज बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में दलित समाज के व्यक्तियों के साथ बैठकर की गई पूजा के बाद आज तलक प्रत्यक्ष रूप से तो मात्र जाति के आधार पर बिहार के भीतर किसी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से रोका नहीं गया है। तो आप इस एक निर्णय के लिए श्री बाबू को साधुवाद जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह श्री बाबू के एक और निर्णय के लिए बिहार के आखिरी कतार पर बैठे हुए हर व्यक्ति ने उन्हें साधुवाद दिया था जब श्री बाबू ने बिहार को उस पहले सूबे के तौर पर नामित कराया था जिस सूबे के भीतर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। यकीनन यह फैसला लेना भी श्री बाबू के लिए कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि तत्कालीन बिहार कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता स्वयं सवर्ण जमींदार परंपरा से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में उनकी जमीनों का इस कदर होता अधिग्रहण जाहिराना तौर से उनकी नाराजगी को ही न्योता देता था। मगर बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए जो श्री बाबू नेहरू से भिड़ने से नहीं चूकते थे, वो अपनी ही पार्टी के इन छोटे मोटे नेताओं का विरोध तो सह ही सकते थे। जानता हूं अब जहन में सवाल कौन रहा होगा, कैसा बिहार का हित और कब भिड़े थे नेहरू से। दरअसल जब देश नया नया आजाद हुआ था और देश के भीतर नए कल कारखानों का शंखनाद हो रहा था, तब देश की पहली तेल रिफाइनरी लगाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिस प्रोजेक्ट को श्री बाबू बिहार के भीतर लेना चाहते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे बिहार से बाहर भेजना चाहते थे। इसी विषय पर श्री बाबू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने धरना दे दिया था, हड़ताल पर बैठ गए थे, धमकी दे डाली थी कि या तो बरौनी का यह कारखाना बिहार को सुपुर्द किया जाए, अन्यथा वो अपने पद से तत्काल त्यागपत्र दे रहे हैं। अब श्री बाबू जी का कद इतना बड़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी उनकी बात माननी पड़ी और तब जाकर श्री बाबू के नेहरू के समक्ष दिए गए धरने के बाद जाके बरौनी को यह तेल रिफाइनरी मिली और फिर तेल रिफाइनरी के साथ साथ बरौनी का वो खाद कारखाना भी मिला। और ये तो महज दो नाम थे। 1946 से लेकर 1961 तक चले श्री बाबू के 15 बरस के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान बिहार को जितनी आर्थिक सौगातें नसीब हुई हैं ना, अगर श्री बाबू के आने वाले सियासी उत्तराधिकारी उन सौगातों को महज सहेज कर भी रख सकते तो आज बिहार देश के सबसे उन्नत आर्थिकी सूबों में से एक गिना जाता। माने आधे दर्जन से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट तो आप खुद उंगली पे गिन सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बरौनी, एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कारखाना बरौनी, बरौनी डेयरी, सिंदरी का खाद्य कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गढ़हरा, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तलक गंगा को बींधने वाला इकलौता सड़क कम रेल पुल राजेंद्र पुल, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो, एशिया का सबसे बड़ा भारी इंजीनियरिंग कारखाना HES हटिया। और इतना ही नहीं, श्री बाबू भली प्रकार जानते थे कि जब तक सूबे का बुनियादी शैक्षणिक ढांचा मजबूत नहीं होगा, कितनी भी आर्थिकी उड़ान दे दीजिए, वो उड़ान कभी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती हैं। इसीलिए श्री बाबू ने अपने कार्यकाल के दौरान ही बिहार के बुनियादी शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बिहार विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे बड़े मानद शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखी थी,
तभी तो 1960 के दशक के पूर्वार्ध तक बिहार देश के सबसे समृद्ध एवं सुशासित सूबों में से एक गिना जाता था। और यकीनन इस सुशासन के सुशासन बाबू श्री बाबू ही कहे जाते थे, जिन्होंने बतौर बिहार प्रमुख करीब 25 बरस तक बिहार के सत्ता के सिंहासन से हुकूमत चलाई, मगर जब इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी तिजोरी से महज 4 लिफाफे निकले, महज 4 लिफाफे, जिन 4 लिफाफों के भीतर कुल जमा पैसे थे 24,500 रुपए, महज 24,500 रुपए। और अगर आपको लग रहा हो कि ये श्री बाबू की निजी संपत्ति थी तो गलत थे आप, क्योंकि श्री बाबू की तिजोरी में रखे इन 4 लिफाफों के ऊपर हर लिफाफे का उद्देश्य भी अंकित था। इन 24,500 रुपए में से 20,000 रुपए थे प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, 3,000 रुपए थे एक साथी बड़े नेता की बिटिया की शादी के लिए, 1,000 रुपए थे माया प्रसाद सिन्हा जी की बिटिया की शादी के लिए, और 500 रुपए थे अपने घर के एक विश्वस्त नौकर की एक आकस्मिक मदद के लिए। अपने पास कुछ नहीं रखा था श्री बाबू ने, कुछ भी नहीं।